हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पाठ 5 संगठन का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो देख चुके हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संगठन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण को देखा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने संगठन के महत्व को देखा था। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था संगठन की प्रक्रिया और उसके 9 कदमों को देखा था कि कैसे संगठन का निर्माण किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग संगठन की संरचना को पढ़ेंगे और मुख्य रूप से इसमें हमको 2 संरचना को पढ़ना है। एक तो क्रियाशील संगठन और दूसरा संभागीय संगठन। तो किसी भी व्यवसाय या संगठन में संरचना आवश्यक है और इसके बिना संगठन जो है वो संगठन नहीं कहलाएगा। और इसके लिए संगठन संरचना का व्यवसाय में उतना ही महत्व है जितना मानव शरीर में रक्त का होता है। जैसे मानव शरीर में रक्त नहीं है तो व्यक्ति मर जाएगा, उसी प्रकार संरचना नहीं है तो संगठन और व्यवसाय दोनों ख़त्म हो सकते हैं। तो यदि त्रुटिपूर्ण संरचना कर दिया गया तो संस्था का विनाश हो सकता है। और एक जो प्रसिद्ध विद्वान थे A.W. विक्सबर्ग ने, उन्होंने तो संरचना के बारे में ये कहा कि संरचना व्यक्तियों एवं समूहों के बीच विद्यमान संबंधों की स्थापना करना है। और जब भी संरचना की जाती है तो उसके लिए कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। संगठन के उद्देश्य क्या हैं, संगठन का आकार कितना बड़ा है, व्यूह रचना कैसी है, प्रबंधकों की योग्यता क्या है, व्यवसाय का वातावरण कैसा है, अधिकारों की क्षमता कैसी है, व्यापारिक क्षेत्र कौन सा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर संगठन की संरचना की जाती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि क्रियात्मक या क्रियाशील संगठन क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। इसको कार्यात्मक संगठन भी कहा जाता है। तो इसका आशय हम लोग सबसे पहले देखेंगे। आप लोग पेज नंबर 110 में इसको देख भी सकते हैं और इसका जो डायग्राम बना हुआ है इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें। तो इसका अर्थ होता है संस्था द्वारा संपादित की जाने वाली क्रियाओं के आधार पर, मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, क्रिया के आधार पर जब संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसको क्रियाशील या क्रियात्मक संगठन कहते हैं। और संस्था की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनकी प्रकृति के समानता के आधार पर उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग, क्रय विभाग और सेवी वर्गीय विभाग में विभाजित किया जाता है। और उसके बाद आवश्यकता के अनुसार इनके उप विभागों का गठन किया जाता है। तो इसी को ही हम लोग क्रियात्मक संगठन कहते हैं और इसकी रूपरेखा दी हुई है पुस्तक में, तो उसको आप लोग देख लें। उसके बाद हम लोग आते हैं कि क्रियात्मक संगठन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो उसकी विशेषता ये है कि क्रियात्मक संगठन के इस प्रारूप में कार्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटी इकाई के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति कर दी जाती है और जो विशेषज्ञ होते हैं वो आवश्यकता अनुसार निर्देश और सलाह देने का अधिकार रखते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कार्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है इस प्रारूप में और प्रत्येक छोटी इकाई के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त कर दिया जाता है और विशेषज्ञ को निर्देश और सलाह देने का अधिकार दिया जाता है। ये क्रियात्मक संगठन की प्रमुख विशेषता है। और जो विशेषज्ञ होते हैं ये अधीक्षकों या प्रबंधकों के अधिकारों द्वारा अधिकृत रहते हैं और ये अपने कार्य के विषय में निर्देश या सलाह दे सकते हैं। इस संगठन में अधिकार सत्ता का जो प्रत्यायोजन होता है, अर्थात जो प्रवाह होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर होता है और कार्य की प्रकृति के अनुसार होता है। सबसे ऊपर में जो व्यक्ति होता है उसके पास ज़्यादा अधिकार, फिर कम ऐसा होता है और ये आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर में अंशधारी होते हैं, फिर संचालक मंडल होते हैं, फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, फिर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष होते हैं। और इस संगठन में प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह आवश्यक होती है, अर्थात विशेषज्ञ होते हैं जो सलाह देते हैं।
तो इस संगठन के लाभ क्या क्या हैं? पहला है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है इस प्रकार के संगठन में, क्योंकि पद्धति पूर्णतः विशिष्टीकरण पर आधारित है। कार्यों को छोटे छोटे उप कार्यों में बांट दिया जाता है। एक श्रमिक व्यक्ति या विशेषज्ञ केवल एक ही काम करता है, उसको एक ही कार्य दिया जाता है, तो उसी कार्य को करते करते वो दक्ष हो जाता है और अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के संगठन में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है। दूसरा है प्रेरणात्मक पद्धति है ये। क्यों? क्योंकि कार्य को अच्छे ढंग से और नवीन ढंग से करने की प्रेरणा मिलती है और जिससे कि कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तीसरा, इस पद्धति के द्वारा वृहत मात्रा में उत्पादन किया जाता है। यह प्रणाली बड़े बड़े कारखानों एवं उत्पादन गृहों के लिए उपयुक्त भी है और लाभप्रद भी है। चौथा इसका लाभ है कि कुशल संगठन हो जाता है, अर्थात इसमें कार्य करने वालों को अन्य से कोई दखलंदाजी रोक टोक करने वाला नहीं होता, क्योंकि सभी अपने अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इससे संगठन में शांति और प्रगति का वातावरण बना रहता है। कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, चूंकि हम लोग देखा कि श्रम विभाजन का सिद्धांत लागू किया जाता है, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है और इससे उनकी कार्यक्षमता दिनों दिन बढ़ती जाती है। अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है, चूंकि इस पद्धति में दक्ष और कुशल व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, साथ ही विशेषज्ञों की भी सेवाएं ली जाती हैं। तो इस प्रणाली में अनुसंधान को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सातवां लाभ ये है कि ये लोचदार प्रणाली है और इसमें आवश्यकता के अनुसार हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अधिकार और दायित्वों का विभाजन रहता है और इसमें प्रत्येक के अधिकार और कर्तव्यों का विभाजन किया जाता है। सहयोग भी रहता है। इस प्रणाली में अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से एक दूसरे के कार्यों में अत्यधिक सहयोग की भावना विकसित होती है। जहाँ इसके बहुत सारे लाभ हैं तो कुछ दोष भी हैं, तो दोष को भी हम लोग देखेंगे। पहला है अत्यधिक हस्तक्षेप, क्योंकि हर छोटी इकाई के लिए विशेषज्ञों का सलाह लेना आवश्यक हो जाता है और उनका हस्तक्षेप बढ़ जाता है कर्मचारियों या श्रमिकों के ऊपर, और प्रत्येक कार्य करने वाला श्रमिक जो है इसको अनावश्यक हस्तक्षेप समझता है और उससे उसकी रुचि जो है कार्य के प्रति कम होती है। दूसरा प्रमुख दोष है कि इसमें मशीन की भांति कार्य होता है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के आधार पर कार्यों का बंटवारा किया जाता है, कार्य किए जाते हैं, तो जो श्रमिक होते हैं उनका कार्य मशीन की भांति बढ़ जाता है, जबकि हम जानते हैं कि मशीन और श्रमिक में बहुत फ़र्क होता है। मशीन लगातार बिना थके काम कर सकते हैं, लेकिन श्रमिक तो कुछ घंटों के कार्य के बाद अवश्य ही थक जाते हैं। तीसरा दोष है कि इसमें बहुत खर्चा होता है, अनावश्यक खर्चा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विशेषज्ञों को रखना पड़ता है, जिससे कि अनुत्पादक व्यय या वेतन जो है वो बढ़ जाता है, जिससे लागत में वृद्धि हो जाती है। इस प्रणाली का दोष ये भी है कि इसमें लिपिकीय कार्य जो है बहुत बढ़ जाता है, कागजी कार्य बहुत ज़्यादा होता है और जिसका उत्पादन से कोई संबंध भी नहीं होता। पांचवा, कुछ विद्वान इसको अव्यावहारिक पद्धति भी मानते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य को करने में और उसमें यदि अत्यधिक विशेषज्ञ और हस्तक्षेप हो, परामर्श हो, तो क्षति होने का भय बना रहता है। कमज़ोर अनुशासन रहता है। क्रियात्मक संगठन में अनुशासन कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर अनुशासन संगठन की एक बहुत बड़ी बुराई है। उसके बाद आखिरी जो है वो है समन्वय में कठिनाई होती है, क्योंकि कार्य को सरलता और स्वतंत्रता से नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपसी समन्वय बहुत कम स्थापित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रियात्मक संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। छोटा हो तो उसका संचालन व्यक्तिगत स्तर पर हो जाता है और क्रियात्मक संगठन द्वारा लाभ अधिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उपक्रम बड़ा हो जाता है तो उसके दोष बढ़ते जाते हैं। तो ये सभी परेशानी से बचने के लिए क्रियाशील संगठन को छोड़कर
संभागीय संगठन को अपनाने की सलाह विशेषज्ञों द्वारा दी गई है, जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।